हेलो फ्रेंड, दिस इज़ एडवोकेट यास्मीन और आज हम सॉल्व करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पीसीएसजे प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2012 का है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन ए है सिर्फ अनुच्छेद 48A, ऑप्शन बी सिर्फ अनुच्छेद 51A, सी है अनुच्छेद 48A और 51A दोनों, डी है अनुच्छेद 48A और 51A दोनों ही नहीं। तो इसका आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में समावेदन किया जा सकता है। तो इसका ए होगा या बी या सी या डी। तो इसका आंसर है सी, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। तो ए है एक मूल अधिकार, बी एक विधिक अधिकार, सी मूल कर्तव्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। चौथा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 323 का शक्ति देता है संसद को विधि द्वारा स्थापित करने की। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन बी किसी कर के संग्रहण संबंधी मामलों के न्याय निर्णय हेतु अधिकरण, सी दो राज्यों के बीच किसी विवाद के निपटारे के लिए अधिकरण, डी औद्योगिक विवाद के न्याय निर्णय हेतु अधिकरण। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की अपील की विशेष इजाज़त हेतु याचिका प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन उत्तर है ए में भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत, बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, डी है भारत में संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। तो इसका आंसर है डी। किसी व्यक्ति की विशेष उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारत के संविधान में ये अधिकार दिया गया है। तो ए है अनुच्छेद 300, बी है अनुच्छेद 30 में, सी है अनुच्छेद 300A में, डी है अनुच्छेद 330 में। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 300A। ये हमारे संविधान में पहले नहीं था, इसको बाद में ऐड करके जोड़ा गया था। पहले ही हमारा एक फंडामेंटल राइट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा द्वारा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का में दिया गया है, मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने हेतु, बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करने हेतु, सी है स्वतंत्रता की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु, डी है किसी व्यक्ति विशेष की गरिमा को बनाए रखने हेतु भाईचारे को संजोए रखना है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय एवं प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्यवाहियों को अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो इसका ए 244, बी 356, सी 348, डी 350। तो इसका आंसर है सी 348। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है। तो इसमें ए है धारा 95 के अधीन आदेश, बी है धारा 40 के नियम 1 के अधीन आदेश, सी है आदेश 40 के नियम 1 के अधीन आदेश, डी है धारा 40 के अधीन आदेश। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय अपने समक्ष वादी को स्वयं उपसंजात होने का आदेश दे सकता है। ए आदेश नंबर 7 नियम 1, बी आदेश 8 नियम 2, सी आदेश 9 नियम 3, आदेश 10 नियम 4। तो इसका है डी आदेश 10 नियम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता में एक सिविल न्यायालय उसके समक्ष लंबित कार्यवाहियों के किसी संपत्ति
के संबंध में निर्णय से पहले कुर्की का आदेश दे सकता है उन प्रावधानों के अंतर्गत जो अंतर्विष्ट है। तो इसका देखते हैं, ए आदेश 37 में, बी आदेश 38 में, सी आदेश 39 में, डी आदेश 40। तो इसका आंसर है आदेश 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी रायपुर का निवासी है तथा ए दिल्ली में निवास करता है। ए कोलकाता में बा को पीटता है। बा आ पर प्रतिकर हेतु बात ला सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये प्रतिकर बात कहाँ ला सकते हैं। तो इसका देखते हैं, ए कोलकाता में या दिल्ली में या रायपुर में, बी केवल कोलकाता में, सी केवल दिल्ली में, डी है कोलकाता में या दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है डी। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आदेश की अपील होगी। तो ए आदेश 41 नियम 30 बी आदेश 41 नियम 25 के अधीन आदेश, सी आदेश 41 नियम 17 के अधीन आदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल न्यायालयों की आधिकारिकता बाधित की जा सकती है। तो ये हमें सीपीसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन 9 में से, जहाँ पर हमें बताया गया है इसमें अभिव्यक्त या विपक्षित रूप से। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 के नियम 9 के अंतर्गत एक आदेश के बाद मित्र को हटाया जा सकता है। तो इसमें ए है, यदि बाद लंबित रहने के दौरान भारत के भीतर निवास करना छोड़ देता है, बी जहां उसका हित आवयस्क के हित के प्रतिकूल हो जाता है, सी है जहां वह अपना कर्तव्य नहीं करता है, डी है उपयुक्त में से किसी भी कारण पर। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक गार्निशी है। तो ए है निर्णीत ऋणी, बी है निर्णीत ऋणी का ऋणी, सी है निर्णीत ऋणी का लेनदार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, निर्णीत ऋणी का ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक निर्णय में गणित संबंधी भूल को शुद्ध करवाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो ए है निर्णय के 30 दिवस के भीतर, बी है निर्णय के 90 दिवस के भीतर, सी है निर्णय के 120 के दिवस के भीतर, या डी है किसी भी समय। तो इसमें आएगा आंसर डी, किसी भी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध सिविल बात करने से पूर्व दिए जाने वाले नोटिस की कालावधि क्या होगी। तो ए है 30 दिवस, बी 1 माह, सी 60 दिवस, डी 2 माह। तो इसका आंसर है 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यादेश के लिए डिक्री को प्रवर्तित कराने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के में प्रावधान है। तो इसका आंसर देखते हैं, ए आदेश 21 नियम 11 में, बी आदेश 21 नियम 30 में, सी आदेश 21 नियम 32 में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को चिंतन करें। एक है, जबकि किसी करार के लिए सहमति असम्यक असर से कारित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प शून्य करणीय है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई। दूसरा है, जहां किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत है के संबंध में भूल पर हो, वहां करार शून्य है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं, ए सिर्फ 1, बी सिर्फ 2, सी 1 और 2 दोनों, डी है 1 और 2 दोनों ही नहीं। तो इसका आंसर सी, 1 और दोनों सही है ये हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है। इसका देखते हैं हम, ए जो ही प्रतिगृहीता द्वारा प्रतिग्रहण किया जाता है, बी जब वह प्रस्तावक के प्रति प्रेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है, सी है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, तो ऐसे करार क्या होते हैं, हमें ये बताना है। ए है समाश्रित, बी है प्रतिसंहरणीय, सी है निषिद्ध, डी है शून्य। तो ये करार शून्य होंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा करार जो अपर्याप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो, तो ऐसे करार क्या होते हैं, हमें ये बताना है।
ए शून्य, बी शून्यकरणीय, सी एक समाश्रित करार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये करार शून्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बा जो एक पागल है के बच्चे को जीवन में उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय आ कराता है। आ क्या करता है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो ए है प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है केवल जबकि पागल नहीं है। बी है प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं है। सी है बा का अभिकर्ता हो जाता है। डी है बा की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। तो इसका आंसर है डी, बा की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रतिभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी भी आवली पर हो कहलाता है। हमें ये बताना है इसमें। अत्यांतिक प्रतिभूति, बी शून्यकरणीय प्रतिभूति, सी समाश्रित करार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिहिती वह व्यक्ति है जिसको माल परिदत्त किया जाता है, या बी जिसके द्वारा माल परिदत्त किया जाता है, सी है जो माल परिदत्त करने में असफल रहता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, जिसको माल परिदत्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ की सह प्रतिभू हो वहाँ लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति क्या कहलाती है। हमें ये बताना है। तो इसमें देखते हैं, ए अन्य को अनुमोचित नहीं करती है, बी है जिसके द्वारा माल परिदत्त किया जाता है, सी है जो माल परिदत्त करने में असफल रहता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, अन्य को अनुमोचित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपसे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कपट नहीं है। तो ए है किसी तथ्य का सक्रिय छिपाए जाना, बी है कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो, सी है कोई बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो ये विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है, डी है बिना जाने की प्रतिनिधित्व सत्य नहीं है, ईमानदारी से उसे सत्य मानना। तो इसका है डी, बिना जाने की प्रतिनिधि सत्य नहीं है, ईमानदारी से उसे सत्य मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे NIA एक्ट से है। पर क्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 21 के अंतर्गत दर्शन पर का अर्थ, हमें इसके दर्शन पर का अर्थ बताना है, जो कि ए देखते हैं उपस्थित होने पर, बी मांग किए जाने पर, सी है दृष्टि के आने पर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है डी, मांगे किए जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर क्रम में लिखित अधिनियम में वह लिखित जिसका अर्थान्वय वचन पत्र अथवा विनिमय पत्र के रूप में हो सकता है कहा जाता है। ए है शून्य लिखित, बी है शून्यकरणीय लिखित, सी है संदिग्धार्थी लिखित, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संदिग्धार्थ लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परक्राम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं, तो हमें यहाँ पे इसमें अपराध बताना है। ए शमनीय है, बी गैर शमनीय है, सी शमनीय है, डी शमनीय है यदि दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा अनुमत हो। तो इसका आंसर है ए, शमनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वचन पत्र में संदाय की जाने वाली धनराशि ए अनिश्चित हो सकती है, बी परोक्ष रूप से इंगित की जा सकती है, सी निश्चित होना आवश्यक है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, निश्चित होना आवश्यक है। 34 आता है, परक्रम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें इसमें से कथन चुनना है जो कि सही नहीं है। ए है चेक किसी निर्दिष्ट बैंक पर लिखा गया विनिमय पत्र है, बी है चेक में इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप शामिल है, सी है चेक में विखंडित चेक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकृति शामिल है, डी है चेक में खंडित चेक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकृति शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वह दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है वर्णित किए गए हैं। तो इसका देखते हैं हम। ए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 18 में, बी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 में, सी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 18 में, डी साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में। तो इसका आंसर है ए, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए उपदेश किया गया दस्तावेज ऐसी भाषा में है जिसे रजिस्ट्रीकर्ता नहीं समझता और जो
कि जिले में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं की जाती है तो वह देखते हैं ए, जब तक कि उसे जिले में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में सही अनुवाद और उसका सही प्रति उसके साथ नहीं हो, उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार कर देगा। बी है, दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करेगा व उसके पश्चात उसका अनुवाद मांग लेगा। दस्तावेज सी है, दस्तावेज को परिबद्ध कर लेगा। डी है, दस्तावेज को राज्य सरकार को रेफर कर देगा। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में फोटोग्राफ इत्यादि को अनिवार्य रूप से चिपकाने हेतु प्रावधान अंत स्थापित किया गया है। ए है, रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित विधियों संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। बी है, भारतीय रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा। सी है, प्रत्यायोजित विधान प्रावधान संशोधित अधिनियम 1983 के द्वारा। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इच्छापत्र की रजिस्ट्रीकरण हेतु उपस्थित किया जा सकता है। ए है, निष्पादन की तारीख से 4 माह के भीतर। बी है, निष्पादन की तारीख से 1 माह के भीतर। सी है, निष्पादन की तारीख हो गया है, ये तारीख है कि 1 वर्ष के भीतर। डी है, किसी भी समय। तो इसका आंसर होगा डी, किसी भी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित विधियों संशोधित अधिनियम 2001 के पश्चात रजिस्ट्रीकरण अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें ये सही नहीं बताना है। ए है, यह ऐसे किसी पार्श्विक संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है जो कि रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं है। ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट पालना हेतु बाद में संविदा की साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। सी है, ये संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के प्रयोजन के लिए संविदा में भागत पालन की साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय फीस नियत की जाती है। तो इसका देखना है हमें। ए, उच्च न्यायालय द्वारा। बी, उप रजिस्ट्रार द्वारा। सी, राज्य सरकार द्वारा। डी है, रजिस्ट्रार द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 में वर्णित फीसों को कम करने की शक्ति निहित है। ए, उच्च न्यायालय में। बी, उप रजिस्ट्रार में। सी, जिला न्यायाधीश में। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ किसी बाद में 2 या अधिक सुभिन्न विषय समाविष्ट हैं वहाँ बाद पत्र प्रभार्य होगा। तो ए, ऐसे विषयों में से हर एक पर अलग अलग समावेश करने वाले वादों में बाद पत्र पर दायी फीसों या योग की रकम से। बी, किसी एक विषय पर प्रभारी अधिकतम फीस से। सी है, किसी एक विषय पर प्रभारी न्यूनतम फीस से। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना है हमें। तो ये सेक्शन नंबर 6 से पूछा गया है टीपीए के। ए है, कोई सुखाचार अधिस्थायी स्थल से पृथकृत अंतरित नहीं किया जा सकता है। बी है, भावी भरण पोषण का अधिकार अंतरित किया जा सकता है। सी है, बाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। डी है, जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य हो। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो ए है, दान शून्यकरणीय हो जाता है। बी है, दान शून्य हो जाता है। सी है, दान मान्य हो जाता है। डी है, दान इच्छा पत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर है बी, दान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक पट्टादार अपने पट्टाकर्ता से पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा वर्तमान पट्टे से चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्रतिगृहित करता है। यह ए है, पूर्वोक्त पट्टे का विपक्षित अभ्यारण्य है ये। बी है, पूर्वक पट्टे को शाश्वत पट्टे में परिवर्तित कर देता है। सी है, पूर्वक पट्टे को विनिमय में परिवर्तित कर देता है। डी है, एक शून्यकरणीय करार है। तो इसका आंसर है ए, पूर्वक पट्टे को विपक्षित अभ्यापरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, स्थावर संपत्ति हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरण के लेनदारों को विफल करने के आशय से किया गया है। तो
क्या होगा? ए है शून्यकरणीय है, ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर जिसे इस प्रकार विफल किया गया है। बी है प्रारंभ से ही शून्य है। सी है शून्यकरणीय होगा अंतरिति के विकल्प पर। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 47। यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सामान्य अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह कब्जा प्रत्युत्तरण हेतु विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत बाद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका ए बेकब्जा किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर। बी है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर। सी है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 12 माह के भीतर। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 6 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका देखते हैं हम। ए, ये धारा एक व्यक्ति को संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए बात लाने को वर्जित करती है। बी है इस धारा के अधीन कोई भी बात सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। सी है इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी बात के पारित किसी भी आदेश डिक्री से कोई अपील नहीं होगी। तो इस डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविदा जिसके विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता उल्लेखित हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा ए 12 में, बी 13 में, सी 14 में, डी 15 में। तो इसका आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बात के विषय में जो परिसीमा के विहित काल के 3 दिन के पश्चात संस्थित किया गया है विधिक स्थिति क्या होगी? तो ए है यदि वादी न्यायालय में ये समाधान कर दे कि काल की संगणना में वह उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, न्यायालय देरी क्षमा कर सकेगा। बी है यदि पक्षकार के मध्य समझौता हो जाता है तो न्यायालय समझौते के अनुसार डिक्री पारित कर सकेगा। सी है बाद पत्र लौटा दिया जाएगा। डी है बाद खारिज कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर है डी, बाद खारिज कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।